बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के कोर्स ए का टर्म 2 सिलेबस का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2। राइटर का नाम है डॉक्टर असलम परवेज़। डॉक्टर असलम परवेज़ ने एक मज़मून लिखा है जिस मज़मून का नाम है माहौल बचाइए। इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें, आइए चैप्टर को शुरू करने से पहले राइटर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बहुत से बच्चों के पास ऐसी बुक होगी जिसमें माहौल बचाइए के चैप्टर में राइटर का नाम नहीं होगा, तो वो उनके पास पुरानी बुक होगी पब्लिशर वाली। अभी जो एडिट होकर के नई किताबें आ रही हैं सीबीएसई की तरफ से तकरीबन 2-3 साल से, उसमें मुसन्निफ़ का नाम को शामिल कर दिया गया है, डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़। अभी ये ज़िंदा है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर से 2015 से लेकर के कुछ दिनों तक 2020 या 21 तक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। इनकी पैदाइश 1954 में हुई, 1954 में। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ का शुमार मुल्क की अहम तालीमी और साइंसी शख्सियतों में होता है। मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, समझ सकते हैं कि वाइस चांसलर है एक यूनिवर्सिटी का, तो मशहूर तो होगा ही। और बहुत सारी वीडियोस डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ का आप सुन सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो ये इनका शुमार मुल्क की तालीमी और साइंसी शख्सियतों में होता है। मतलब ये साइंटिस्ट है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम दिल्ली की मारूफ दरसगाह एंग्लो अरबिक स्कूल और आला तालीम मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ अलीगढ़ से हासिल की। नबातात में एमएससी, प्लांट फिजियोलॉजी में एमफिल और पीएचडी की असनाद हासिल करने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर मुलाजिमत का आगाज़ किया। 2005 से 2015 तक इसी में प्रिंसिपल रहे और उसके बाद 2015 से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे पर फाइज हैं। तो डॉक्टर असलम परवेज़ ने तालीम और साइंस के शोबों में कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। पॉपुलर साइंस के फ़रोग़, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में उर्दू ज़ुबान में साइंसी उलूम की तजवीज़ व इशाअत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। यानी साइंसी उलूम को उर्दू ज़ुबान में इन्होंने लिखा है। वो एक इस्लामिक फाउंडेशन फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डायरेक्टर भी हैं। 1944 से वो माहनामा साइंस उर्दू ज़ुबान में पाबंदी से निकाल रहे हैं। एक मैगज़ीन भी निकाल रहे हैं जिसका नाम ही है साइंस। 1994 से मुख्तलिफ़ साइंसी और माहौलियाती मौज़ूआत पर उनकी कई किताबें हैं और तकरीबन 400 तहक़ीक़ी मज़ामीन वो लिख चुके हैं। मैं इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक शॉर्ट नोट इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले समझ लीजिए इसमें क्या कहने की कोशिश मुसन्निफ़ ने की है। माहौल बचाइए, इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में ये बात करेंगे, बचाने के सिलसिले में, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम लोगों ने, माहौल को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है। ये बात को शुरू करते हैं और कहते हैं कि अगर बात को शुरू की जाए, एक आम जनरल आदमी से पूछा जाए कि माहौलियाती मसला क्या एक साइंसी मसला है, तो अक्सर लोग कहेंगे हाँ कि ये साइंसी मसला, मतलब ये साइंस का प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट जो ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर देखिए
गौर व फिक्र कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि साइंस इसमें ज़िम्मेदार हो। ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें सिर्फ साइंस का जानने वाला शख्स ही दिलचस्पी ले, बल्कि हर कोई शख्स इसमें गौर व फिक्र कर सकता है कि आज सोच सकता है कि आजकल कैंसर का मर्ज़ इतनी ज़्यादा शिद्दत से क्यों फैल रहा है, और दिल के अमराज आम क्यों हो रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक होता है दुनिया से चले जाते हैं। लोगों को सांस की तकलीफ़ क्यों हो रही है, मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है, बरसात की वो रुतें और झड़ियाँ क्यों ख़त्म हो गई, दरियाओं का पानी गदला क्यों हो गया, कुओं का पानी जहरीला क्यों हो गया, और वो साफ़ शफाफ हवा के झोंके कहाँ चले गए जो रूह को खुश कर देते थे, शाद कर देते थे। मोती की तरह साफ़ व शफाफ पानी, कुदरती चश्मे कहाँ चले गए। ये ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी फ़ना और बक़ा से है, और तमाम का तमाम वास्ता हमारे बिगड़ते हुए माहौल से है। कि आप भी इसे साइंसी मसला कहेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमारे ये ज़िंदगी और लाइफ से जुड़ा हुआ मसला है। तो माहौलियाती मसला किस तरह का मसला है? एक ऐसा मसला है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे ये प्रॉब्लम पैदा हुआ, इसको जानने के लिए देखिए, कुदरत ने हर चीज़ को ज़रूरत के एतबार से एक दूसरे से जोड़ दिया है। यहाँ हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को किसी न किसी तरह मुतासिर करती है, अफेक्ट डालती है, और इसी आपसी ताल्लुक़ को समझने और समझाने का नाम माहौलियात है। मतलब माहौलियाती साइंस क्या है? आपसी ताल्लुक़, यहाँ की जितनी भी चीज़ें उसके आपसी ताल्लुक़ को समझने का नाम माहौलियाती साइंस है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके आपस की कनेक्टिविटी को अगर आप समझ लेते हैं तो इसी को एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। क़दीम ज़माने में आप देखेंगे तो लोग क़दीम ज़माने के जो बूढ़े पुराने तो इस बात से वाकिफ़ थे। वो आम तौर पर अपने घर वहाँ बनाते थे जहाँ पर कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्स हुआ करते थे। वो पानी के ज़ख़ीरों के पास अपनी बस्ती बसाते थे। अगर देखा जाए जंगली लोगों को तो अपने चरागाह ऐसी जगह या अपना घर ऐसी जगह बनाते थे जहाँ पर उनके जानवरों के लिए पानी हो और चरागाह। देखा जाए तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से वो लोग जुड़े हुए रहते थे, नेचुरल चीज़ों से। जंगलात से वो लकड़ियाँ, चारा और ग़िज़ा हासिल करते थे। ज़मीन बहुत वसी थी, आबादियाँ बहुत कम थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता आबादी बढ़ने लगी और वसाइल की मांग भी बढ़ गई। मतलब आबादी जब बढ़ी तो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें भी, खपत भी बढ़ने लगी, और उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। किसी मुल्क ने किसी ज़रख़ेज़ और सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ों ने वहाँ पर हमला किया तो किसी ने मुल्क के जानवर और चरागाहें दुश्मन की नज़रों में आ गईं, और ताकतवर कौमें को कमज़ोर कौमों के वसाइल पर काबिज़ होकर उन्हें बेदरग इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत से लोग ऐसे थे जो कमज़ोर थे लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा थी। ताकतवर कौमों ने, कंट्रीज़ ने उन पर अटैक किया और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, नेचुरल रिसोर्स को, और इस तरीके से इंसानों ने नेचुरल रिसोर्स को ख़राब करना शुरू कर दिया। पहला हमला तो इंसानों ने किया किसी मुल्क पर अटैक करके। दूसरा जो नेचुरल रिसोर्स पे सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो सनाती इनकलाब के दौरान हुआ। ये एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, सनाती इनकलाब किस दौर को कहा जाता है? तो सनाती इनकलाब ने इंसानों को मशीनों से रोशनास कराया। दुनिया में कई बार रिवोल्यूशन आया है, और उन्हीं रिवोल्यूशन में एक रिवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सनाती इनकलाब। इसमें क्या हुआ, इंसानों के अंदर एक रिवोल्यूशन आया कि उन्होंने मशीनों के ज़रिए काम कराना शुरू किया। इंसान तो थक जाता था, मशीन तो काम से थकता नहीं है, रोबोट्स बनाए उसने। मशीनों के ज़रिए अगरचे पैदावार में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ,
जहाँ पर 10 इंसान काम करता था वहाँ पर मशीन अकेले ही 100 लोगों का काम कर देती। पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ, लेकिन इस इजाफ़ा ने ख़ाम माल की मांग बढ़ा दी। जहाँ कागज़ बनाने के लिए जंगलात का काट दिए गए, लकड़ियाँ, और इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से जो बैलेंस था कुदरत की तरफ से वो मुतासिर होना शुरू हो गया। अब देखिए, मेटल निकालने का जब काम शुरू हुआ, कानकुनी तमाम ज़मीनों को खोद दिया गया। वहाँ ज़मीन के सीने को चाक करके उसके अंदर से तमाम चीज़ मटेरियल को निकाल लिया गया, और ये तमाम के तमाम इंसानों ने मशीनों के ज़रिए किया। नतीजा ये हुआ कि ज़मीन का जो नेचुरल जो तवाज़ुन था, जो बैलेंस था, वो बिगड़ गया और ज़मीन तबाह व बर्बाद, ज़मीन के मकीनों तबाह बर्बाद हो गए। इंसान के इर्द गिर्द के अहम तरीन साथी, अगर देखा जाए कि इन सवाल के इंसानों के साथी कौन है, तो इंसान के साथी ज़मीन है, हवा है और पानी है। अगर ये ख़राब हो जाए, अगर इंसानों की जो साथी है, अगर वो प्रॉब्लम में है, जैसे ज़मीन प्रॉब्लम में है, हवा प्रॉब्लम में है, पानी साफ़ नहीं है, हवा के अंदर प्रदूषण है, गंदगी है, ज़मीन की जो नदियां हैं वो सूख रही है, तो समझ लीजिए इंसान की ज़िंदगी भी अब यहाँ पर मुश्किल है। इंसान भी ज़्यादा दिन तक अब यहाँ पर टिक नहीं सकता। हमने क्या किया? इंसानों ने ज़मीन के जो पेड़ पौधे उसे काटना शुरू किया। तो इंसानों ने मशीनी दौर के आने के बाद जो आपसी ताल्लुक़ था कुदरत का, उसको तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों ने ना वो सिर्फ़ ये ख़ाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे निकलने वाले जहरीले मादों को पानी और ज़मीन को भी जहरीला कर दिया। अब फैक्ट्री से निकलने वाले जो उसके जो केमिकल जो चीज़ें थी, और पानी और दूसरी जो गंदगियाँ थी, वेस्टेज, इन्होंने नदियों में छोड़ना शुरू किया। इस तरीके से नदियों का पानी ख़राब हो गया और ज़मीन जहरीले हो गए। कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुओं ने गैस के शक्ल में हमारी हवा को आलूदा कर दिया। एयर पॉल्यूशन फैलना शुरू हुआ, और इस तरीके से शुरू में तो थोड़ी मिक़दार में ये गैस निकलती थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये निकलने लगी और पूरा का पूरा जो फ़िज़ा था वो जहरीला हो गया। देख रहे हैं गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ। शुरू में तो थोड़ा बहुत निकलता था तो वो हवा में तहलील हो जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक़दार में जब ये निकलने लगा तो ये तमाम जहरीली गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा होना शुरू हो गई, और शहरी सनाती इलाक़ों के ऊपर ये गैस एक ग़िलाफ़ की मानद छाए रहती है। ऐसा लगता था कि वहाँ पे बारिश होने वाली है, हालांकि वो बारिश होने वाली नहीं होती, बल्कि वो एयर पॉल्यूशन होता है। ऐसी हवाओं में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये तमाम के तमाम कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम जहरीले गैस हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से ख़ारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिक़दार कौन कौन सी गैसों की होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। ये तमाम गैसों ने कुदरती माहौल को ख़राब कर दिया। इनमें से कुछ गैसें तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर वापस आती है। तो तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर वापस आती है, मतलब ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं, रेन एसिड कहते हैं इंग्लिश में। कई ममालिक को इन बारिश का तजर्बा हो चुका है, और उस तेज़ाबी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मकानात ख़राब हो रहे हैं, इंसानों के जो पेड़ पौधे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इस तरीके से जो फल सब्ज़ियां हैं और खेतों के अंदर लगे हुए अनाज है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं।
और जो पुरानी जो इमारतें हैं, खूबसूरत बिल्डिंग हैं, वो भी मुतासिर हो। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कसाफत ने, गंदगी ने सिर्फ हवा को ही नहीं मुतासिर किया, बल्कि कारखानों का फुजला हवा के अलावा पानी और ज़मीन को भी ख़राब करता है। आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि उसका पानी बिल्कुल पीने के लायक है, साफ़ और शफाफ है। आज देखा जाए तो हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसका पानी बिल्कुल साफ़ हो और सेहतमंद हो, बल्कि देखा जाए तो किसी का पानी सड़ रहा है, तो किसी का पानी नमकीन हो चुका है, और किसी में बहुत ज़्यादा गाद है, किसी में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है। कह रहे हैं कि हवा और पानी की कसाफत को, गंदगी को काबू में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए कुदरत ने अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि ज़मीन के सीने में फैले हुए जंगलात हैं, ये हवा की आलूदगी को दरख्त ले लेते हैं अपने अंदर और हमारे लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं जहरीले गैस को कम करके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानों ने इन जंगलात को भी काटना शुरू कर दिया अपनी रिहाइश के लिए और कॉपीज़ बनाने के लिए, दूसरे कामों के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, जिसकी वजह से जो ज़मीन का ये जो हरा गिलाफ था ये भी उतर गया। हम में से भला कौन शख्स है जिसे अपनी सेहत अजीज़ ना हो, तो हम क्यों इंतज़ार करें कि चालान कटेगा तभी जाकर अपनी गाड़ियों को, कारखानों को दुरुस्त करेंगे। हमें अपनी सेहत प्यारी है, नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कुराहट प्यारी है, तो हमें अपनी बेहिसी को छोड़नी होगी, वरना यकीन करें हम अपने मासूम बच्चों को विरसे में एक ऐसी जहरीली फ़िज़ा और माहौल देकर जाएंगे जिसमें वो कभी नहीं मुस्कुरा सकेंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि इस मज़मून में मुसन्निफ़ ने मुआशरे के एक अहम मसले की तरफ इशारा किया है। आज जाने या अनजाने में हम अपने माहौल को, एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं और अपने ही लिए ख़तरात पैदा कर रहे हैं, इससे मगर हम बेखबर हैं। ये एग्ज़ाम में ये वाला सवाल आता है, सनअती इनक़लाब ने हमारे कुदरती वसाइल को किस तरीक़े से मुतासिर किया है। तो सनअती इनक़लाब के आने के बाद कामों की रफ़्तार बहुत बढ़ गया और जिसकी वजह से बेदरीग़ तरीक़े से ज़मीन के अंदर की जो चीज़ें थी उसको निकालना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से दरख्तों को काटना शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ़ दरख्तों को कई जगह दरख्तों को काट दिया गया फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, मकानात बनाने के लिए और कारखाने लगाने के लिए, और जिसकी वजह से हमारा जो कुदरती वसाइल था बुरी तरीक़े से मुतासिर हुआ। तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं? तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ और इंडस्ट्री, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ जब वो फ़िज़ा में जाकर, आसमान में जाकर रुक जाए और जब वही वापस बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आए तो उसी को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। इसके बहुत ये जहरीले गैस होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इंसानों को नुकसान होता है। कई मुल्कों को इसको झेलना पड़ चुका है, जैसे हमारी फसलें ख़राब होती हैं और हमारे मकानात ख़राब होते हैं। माहौल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो माहौल को बचाने के लिए हमें जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए, जंगलात को हम ना काटें, ताकि हमारा जो कुदरती वसाइल है वो महफूज रख सके। ये भी एग्ज़ाम में आता है ये वाला सवाल। क्या माहौल बचाना सिर्फ साइंसदानों का काम है? जी नहीं, बल्कि हर शख्स, शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो गंदगी फैलाने से बचे और अपने गाड़ियों का चालान होने से पहले ही गाड़ियों के धुओं को कम से कम करने की कोशिश करें। इनको 2-3 बार सुनिए तो ये चैप्टर आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस इसी तरीक़े से अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।